कहते हैं कि इतिहास खुद को दोहराता नहीं, पर उसकी गूंज जरूर सुनाई देती है। आज हम फिलीपींस के एक ऐसे कोने की बात करेंगे जहां ये गूंज दशकों से गोलियों की आवाज और चीखों में सुनाई दे रही है। मिंडानाओ। हम्म। हाल ही में ये इलाका फिर से खबरों में था जब इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख छपा जिसमें बताया गया कि कुछ ऑस्ट्रेलियाई नागरिक वहां मिलिट्री स्टाइल ट्रेनिंग ले रहे थे। ये खबर तो बस एक चिंगारी है, लेकिन इसके पीछे दशकों से सुलग रही आग की एक लंबी और जटिल कहानी है। आज हम उसी कहानी की परतों को खोलेंगे। यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए ये विषय खास तौर पर महत्वपूर्ण है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंध, आंतरिक सुरक्षा, इन सभी पहलुओं से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। और ये सिर्फ आतंकवाद की कहानी नहीं है। ये अपनी पहचान, जमीन और न्याय के लिए एक संघर्ष की कहानी है, जिसमें बाद में वैश्विक जिहाद का जहर घुल गया। हमारा मकसद सिर्फ घटनाओं को दोहराना नहीं, बल्कि ये समझना है कि मिंडानाओ में ऐसा क्या हुआ कि स्थानीय असंतोष ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का रूप ले लिया। चलिए, इस पूरे मामले को जड़ से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसे समझने के लिए सबसे पहले वहां के भूगोल और समाज को समझना होगा। मिंडानाओ फिलीपींस का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप तो है, लेकिन कहा जाता है कि यह देश का हिस्सा होकर भी देश से बहुत अलग है। ऐसा क्यों? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है, क्योंकि यहीं से मतलब संघर्ष की नींव पड़ती है। देखिए, फिलीपींस एशिया का इकलौता ईसाई बहुल देश है। लगभग 80% आबादी रोमन कैथोलिक है। अच्छा। लेकिन मिंडानाओ का मिजाज बिल्कुल अलग है। यहाँ मुसलमानों की एक बड़ी आबादी है, जिन्हें मोरो कहा जाता है, और साथ ही कई दूसरे आदिवासी समूहों भी रहते हैं। 2020 की जनगणना के मुताबिक फिलीपींस की कुल मुस्लिम आबादी करीब 6% है, और उसका बड़ा हिस्सा इसी मिंडानाओ द्वीप पर रहता है। तो मतलब देश के बाकी हिस्सों से एक साफ धार्मिक और सांस्कृतिक अलगाव है, और जब एक अल्पसंख्यक समूह एक खास भौगोलिक क्षेत्र में केंद्रित हो तो अक्सर वहां पहचान से जुड़े मुद्दे खड़े हो जाते हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, ये सदियों से चली आ रही एक अलग पहचान की भावना है। और यही अनोखी सामाजिक बुनावट मिंडानाओ को दशकों से अलगाववादी और हिंसक गतिविधियों का केंद्र बनाए हुए है। तो हमने ये समझ लिया कि मिंडानाओ की जमीन और लोग बाकी फिलीपीन से कितने अलग हैं। अब समझते हैं कि ये अलगाव संघर्ष में कैसे बदला। इसकी जड़ें कहाँ हैं? इसकी जड़ें एक शब्द में छिपी हैं, बंगसामोरो। इसका मतलब है मोरो राष्ट्र। इस पूरे संघर्ष को बंगसामोरो समस्या भी कहा जाता है। बंगसामोरो? हाँ, ये उन इस्लामी जातीय भाषाई समूहों की कहानी है जिन्हें मोरोज कहते हैं, जिन्हें उनकी ही जमीन पर धीरे धीरे हाशिए पर धकेल दिया गया। ये कोई आज की बात नहीं है, इसकी शुरुआत सदियों पहले औपनिवेशिक काल में हुई थी। यानी स्पेनिश और अमेरिकी शासन के दौर में। लेकिन इन दोनों के शासन में क्या कोई फर्क था? क्योंकि अक्सर औपनिवेशिक ताकतों की नीतियां एक जैसी ही होती हैं। यहाँ एक दिलचस्प अंतर है। 16वीं से 19वीं सदी तक जब स्पेनिश लोगों का राज था, तो वे मिंडानाओ के मुस्लिम सुल्तानों को पूरी तरह से कभी नहीं हरा पाए। लड़ाइयाँ हुईं, लेकिन मोरो लोगों ने अपनी पहचान और आज़ादी काफ़ी हद तक बचाए रखी। असली बदलाव तब आया जब 20वीं सदी में अमेरिका ने फिलीपींस पर कब्जा किया। अच्छा, तो अमेरिकियों ने ऐसा क्या किया जो स्पेनिश नहीं कर पाए? उन्होंने लड़ाई से ज्यादा नीतियों का सहारा लिया। अमेरिकी औपनिवेशिक सरकार और बाद में 1946 में आज़ाद हुई फिलीपींस की सरकार ने ऐसी नीतियां बनाई जिनसे मोरो लोगों को उनकी जमीन से बेदखल किया जाने लगा। मतलब जमीन हड़पने वाली नीतियां। कह सकते हैं। उन्होंने देश के दूसरे हिस्सों से, खासकर उत्तर के ईसाई किसानों को लाकर मिंडानाओ में बसाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मोरो लोग अपनी ही जमीन पर अल्पसंख्यक बनने लगे। उनके संसाधन छिन गए, उनकी राजनीतिक ताकत कम हो गई। ये तो किसी भी समुदाय के लिए अपने अस्तित्व पर खतरे जैसा है। पहले आप अपनी जमीन के मालिक थे और फिर कुछ ही दशकों में आप वहां किराएदार जैसी स्थिति में आ गए। जाहिर है इससे गुस्सा पनपा होगा। गुस्सा, गरीबी और बेबसी। और यही वो जमीन थी जिस पर उग्रवाद का बीज पनपा। खुद फिलीपींस की सरकार की एक रिपोर्ट इस बात को मानती है कि आतंकवाद, गरीबी और अवैध नशीली दवाओं के व्यापार के बीच एक गहरा और सहजीवी संबंध है। सहजीवी यानी ये तीनों एक दूसरे को ताकत देते हैं। बिल्कुल। और इसी गुस्से और नाइंसाफी के माहौल में फिर हथियारबंद समूहों का जन्म हुआ।
1960 और 70 के दशक में मोरो नेशनल लिबरेशन फ्रंट यानी MNLF जैसे संगठन सामने आए। शुरुआत में इनकी मांग राजनीतिक अधिकारों और स्वायत्तता की थी। वे आत्मनिर्णय चाहते थे। ये एक राष्ट्रीय लड़ाई थी, अपनी पहचान और जमीन के लिए। लेकिन फिर ये राष्ट्रवादी लड़ाई अबू सय्याफ जैसे खतरनाक आतंकवादी संगठन तक कैसे पहुंच गई? MNLF और अबू सय्याफ की सोच में क्या बुनियादी फर्क था? यही इस कहानी का सबसे अहम मोड़ है। MNLF एक ज्यादा राजनीतिक संगठन था, लेकिन जब उससे टूटकर मोरो इस्लामिक लिबरेशन फ्रंट यानी MILF बना, तो मकसद एक इस्लामिक राज्य की स्थापना का हो गया। और फिर 90 के दशक में अबू सय्याफ ग्रुप ASG सामने आया। इसने लड़ाई को पूरी तरह से बदल दिया। इनकी रणनीति में बातचीत की कोई जगह नहीं थी, सिर्फ आतंक था, बम धमाके, अपहरण और बेरहमी से लोगों के सिर कलम करना। बाप रे! उन्होंने न सिर्फ सरकारी सैनिकों को बल्कि आम ईसाई नागरिकों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। यानी उन्होंने जानबूझकर मुस्लिम ईसाई ध्रुवीकरण को हवा दी, समाज को बांटकर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की। हाँ, और उनकी ये रणनीति काफी हद तक कामयाब भी रही। उन्होंने डर का माहौल बना दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इस स्थानीय संघर्ष में एक नया और ज्यादा खतरनाक खिलाड़ी आने वाला था। वैश्विक जिहाद। बिल्कुल। आप इस्लामिक स्टेट यानी आईसिस की बात कर रही हैं। एक रिसर्च रिपोर्ट में आईसिस को मिंडानाओ में जिहादी उग्रवाद का नवीनतम अवतार कहा गया है। ये स्थानीय लड़ाई ग्लोबल कैसे बन गई? इसकी भी जड़ें पुरानी हैं। 1980 के दशक में जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला किया, तो दुनिया भर से लोग मुजाहिदीन में शामिल होने वहां गए थे। उनमें कुछ फिलिपीनी भी थे। जब ये लोग लड़ाई के बाद वापस मिंडानाओ लौटे, तो वे अपने साथ सिर्फ लड़ने का तजुर्बा नहीं, बल्कि एक वैश्विक जिहादी विचारधारा भी लेकर आए। ये तो बड़ी हैरान करने वाली बात है। मतलब ये लड़ाई जो घर की जमीन के लिए शुरू हुई थी, वो 80 के दशक में ही ग्लोबल हो चुकी थी। आईसिस तो बस उस कहानी का नया चैप्टर था। एकदम सही। ISS ने बस उस पहले से मौजूद नेटवर्क का फायदा उठाया। 2015 आते आते मिंडानाओ के कई छोटे बड़े गुटों ने ISIS के प्रति अपनी वफादारी जाहिर कर दी। अबू सय्याफ का एक गुट, माउटी ग्रुप और बंगसा मोरो इस्लामिक फ्रीडम फाइटर्स जैसे संगठनों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया और उसे नाम दिया दौला इस्लामिया विलायतुल मशरिक यानी इस्लामिक स्टेट ईस्टर्न रीजन। उनका मकसद साफ था, मिंडानाओ को ISS का एक आधिकारिक प्रांत यानी विलाया बनाना। और इसी मकसद को पूरा करने के लिए उन्होंने मई 2017 में मरावी शहर पर कब्जा कर लिया। वो घटना तो पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा झटका थी। एक पूरे शहर पर आतंकवादियों का कब्जा, ये कैसे मुमकिन हुआ? ये फिलीपींस की सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी नाकामी थी। हुआ ये कि सेना ने एक बड़े आतंकवादी नेता इस्नेलोन हेपिलोन को गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन ये ऑपरेशन उल्टा पड़ गया। शहर में पहले से मौजूद सैकड़ों लड़ाकों ने जवाबी हमला किया और देखते ही देखते पूरे शहर पर कब्जा कर लिया। उन्होंने काले झंडे फहरा दिए और शहर को अपनी राजधानी घोषित कर दिया। 5 महीने तक वो लड़ाई चली थी। उस दौरान क्या हुआ? शहर का क्या हाल हुआ? वो 5 महीने मरावी के लिए क़यामत थे। फिलीपींस की सेना को शहर के अंदर घुसकर लड़ने का अनुभव नहीं था। आतंकवादियों ने हर गली, हर घर को एक किला बना लिया था। आखिरकार सेना को हवाई हमलों का सहारा लेना पड़ा। बमबारी में शहर का पूरा केंद्र मलबे के ढेर में बदल गया। इस लड़ाई में 1130 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें आतंकवादी, सैनिक और आम नागरिक शामिल थे। और सबसे भयानक बात ये कि मरावी और आसपास के इलाकों से करीब 6 लाख लोगों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। 6 लाख? ये तो एक मानवीय त्रासदी है। इस लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय भूमिका भी रही थी, खासकर ऑस्ट्रेलिया की, जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। हाँ, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देशों ने फिलीपींस की सेना को तकनीकी और खुफिया जानकारी देकर मदद की। ऑस्ट्रेलिया की चिंता इसलिए भी जायज़ है क्योंकि जैसा कि उनकी नेशनल सिक्योरिटी वेबसाइट पर भी लिखा है, पहले भी ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों और फिलीपींस के आतंकी गुटों के बीच संबंध पाए गए हैं। सही है। वो नहीं चाहते कि दक्षिण पूर्व एशिया उनकी अपनी सुरक्षा के लिए एक लॉन्च पैड बन जाए, इसलिए उन्होंने इस्लामिक स्टेट ईस्ट एशिया और ASG को आतंकवादी संगठन घोषित कर प्रतिबंधित किया हुआ है। तो मरावी की लड़ाई खत्म हुई, बड़े नेता मारे गए, तो अब वहां क्या स्थिति है? क्या संघर्ष खत्म हो गया है? यहीं पर कहानी और पेचीदा हो जाती है। बड़े पैमाने पर लड़ने की आतंकवादियों की कमर तो टूट गई, लेकिन उनकी विचारधारा जिंदा है।
आईएसएस की एक खास रणनीति है लोन वुल्फ हमले। लोन वुल्फ मतलब अकेले व्यक्ति द्वारा किए गए छोटे-छोटे हमले? बिल्कुल। जब संगठन बड़े हमले नहीं कर सकता तो वो अपने समर्थकों को अकेले ही हमला करने के लिए उकसाता है और ये हमले जारी हैं। इससे सुरक्षा एजेंसियों का काम बहुत मुश्किल हो जाता है। एक बड़े समूह को ट्रैक करना आसान है, लेकिन एक अकेले हमलावर के दिमाग में क्या चल रहा है ये जानना लगभग नामुमकिन है। सही कहा। तो एक तरफ ये छोटे हमले चल रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार शांति की कोशिशें भी कर रही है। जैसे कि 2014 में मोरो इस्लामिक लिबरेशन फ्रंट MILF के साथ हुआ शांति समझौता, जिसके बदले में उन्हें ज्यादा स्वायत्तता देने का वादा किया गया था। हाँ, वो एक बड़ी कामयाबी थी। उसी समझौते के नतीजे में 5 साल बाद बंगसमोरो ऑटोनमस रीजन इन मुस्लिम मिंडनाओ यानी BARMM की स्थापना हुई। मतलब उस क्षेत्र को ज्यादा अधिकार दिए गए, अपना शासन चलाने की आजादी दी गई। कागज पर तो ये एक बेहतरीन समाधान लगता है। लगता तो है। लेकिन आप कह रही हैं कि ये शांति बहुत नाजुक है। क्यों? जब उन्हें स्वायत्तता मिल गई तो फिर अस्थिरता का क्या कारण है? क्योंकि दशकों के अविश्वास और हिंसा से पैदा हुए जख्म सिर्फ एक समझौते से नहीं भरते। स्वायत्तता तो मिल गई, लेकिन जमीनी हकीकत अब भी वही है, गरीबी, बेरोजगारी और विकास की कमी। अच्छा। और जब तक ये समस्याएं मौजूद हैं, युवाओं को बंदूक उठाने के लिए भड़काना बहुत आसान है। इसका एक बड़ा संकेत ये है कि 2025 में इस नए स्वायत्त क्षेत्र में जो चुनाव होने थे, उन्हें टाल दिया गया है। ओह, तो ये दिखाता है कि पर्दे के पीछे अभी भी सब कुछ ठीक नहीं है। बिल्कुल, अस्थिरता का संकेत है ये। तो आज की हमारी इस पूरी चर्चा का सार ये निकल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद किसी शून्य में पैदा नहीं होता। मिंडानाओ में आईसिस की जड़ें दशकों पुराने जमीनी विवाद, ऐतिहासिक नाइंसाफी और सरकारी उपेक्षा के खाद्य पानी से मजबूत हुई हैं। ये एक तरह की चेतावनी है कि स्थानीय समस्याओं को नजरअंदाज करना कैसे वैश्विक खतरों को दावत दे सकता है। आपने बिल्कुल सही निचोड़ निकाला है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है। शांति समझौते हो जाते हैं, स्वायत्त क्षेत्र बन जाते हैं, लेकिन जब तक ऐतिहासिक शिकायतों को ईमानदारी से संबोधित नहीं किया जाता, जब तक लोगों को आर्थिक अवसर नहीं दिए जाते, क्या उग्रवाद के नए और ज्यादा खतरनाक रूपों के उभरने का खतरा हमेशा बना नहीं रहेगा? शांति समझौतों पर स्याही तो सूख जाती है, लेकिन लोगों के दिलों में लगी आग को बुझाने के लिए सिर्फ कागज काफी नहीं होता। यह एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है। अगर आप दुनिया के ऐसे ही जटिल मुद्दों को गहराई से समझने में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें। आज की चर्चा पर अगर आपकी कोई सवाल या विचार हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हम अगली बार फिर एक नए विषय के साथ हाजिर होंगे।